नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे नाटो के विस्तार के ऊपर। आपने हाल ही के समाचार पत्रों में, हाल ही की खबरों में इस न्यूज को पढ़ा होगा कि भाई फिनलैंड और स्वीडन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने आग्रह करा है नाटो से कि उनको भी नाटो की सदस्यता मिल जाए। अब देखिए, जब भी हम लोग तीन देशों का नाम लेते हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, फिनलैंड हो या स्वीडन हो, तो हमारे मन में इनका जो एक छवि बनती है वो ये बनती है कि भाई जितने वैश्विक स्तर पे सूचकांक आते हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, वो शिक्षा से संबंधित हो, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो, वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, इन सारे सूचकांकों में अगर टॉप तीन देशों की बात करें तो उसमें यही तीन देश रहते हैं। ये लोग अपने जो नागरिक हैं उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, उनके जीवन स्तर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ताकि उनके जो नागरिक हैं उनका जीवन स्तर की बात करें या उनकी खुशहाली की बात करें, ये इनके लिए सर्वोपरि है। अगर सैन्य खर्च की बात करें तो इनको बोला जाता है कि ये कैसे हैं, ये एक मिलिट्री न्यूट्रल देश हैं। मिलिट्री न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये लोग सैन्य क्षमता से काफी तटस्थ रहते हैं। ठीक है, ये लोग जो है वो अपने धन का निवेश करेंगे इन सब मानकों पर, ना कि सैन्य उपकरणों की खरीद पर। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्वीडन और फिनलैंड, दो ऐसे देश जो थे, उन्हें नाटो की सदस्यता की आवश्यकता पड़ गई। तो देखिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए 1948 में एक फिनो सोवियत संधि थी। यहां पर फिनो का मतलब है फिनलैंड से। ठीक है, थोड़ा सा मानचित्र में मैं आपको समझाता हूं। तो मानचित्र में देखिए, यहां पर आपको मिलेगा नॉर्वे, नॉर्वे से सटी हुई सीमा आपको मिलेगी स्वीडन की, यहां पे मिलेगा आपको फिनलैंड, मैंने एफ से दिखा दिया है, और फिनलैंड के साथ यहां पे सीमा साझा करता है रूस। ठीक है, यहां पे नीचे आपको कहीं पर यूक्रेन भी दिखेगा। यहां पर आप देखोगे तो आपको एस्टोनिया देश है ना, लाटिविया, जो बाल्टिक देश कहे जाते हैं, वो भी आपको दिखेंगे, लिथुआनिया भी आपको यहीं पे दिखेगा। तो देखिए, यहां पर 1948 में जो फिनो सोवियत संधि हुई, इसका तात्पर्य क्या था, थोड़ा सा आपको मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा। देखिए, हुआ क्या था ना, 18वीं सदी की अगर बात करें तो 18वीं सदी में ये जो स्वीडन था, जिसके लोगों को स्वीडिश बोलते हैं, तो ये स्वीडन ने क्या करा था, रूस पर आक्रमण किया था। अब रूस पर जब ये आक्रमण करेंगे ना, तो रशिया क्या करेगा, जो रूस है वो इनको हरा देगा। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि जो फिनलैंड है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है स्वीडन का। तो जब ये स्वीडन का पार्ट है, तो अब जब स्वीडन हारा है, तो हारने पे कुछ ना कुछ तो इन्हें क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो इनको फिनलैंड किसको देना पड़ गया था, रूस को देना पड़ गया था। अब जब इन्होंने फिनलैंड रूस को दिया, तो रूस ने यहां पर क्या किया, फिनलैंड पर अधिकार तो करा, परंतु फिनलैंड को एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया, ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि तुम अपने नियम कानून स्वयं की तरह चलाओ, हमें बस अपना जो राजस्व है, जो टैक्स है, वो देते रहना। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको पता है कि 1917 में रूस की क्रांति होती है। ठीक है, अब इस रूस की क्रांति में, अब रूस में उस समय राजा को क्या बोलते थे, जार बोलते थे ना। तो यहां पर अब रूस के अंदर इतनी बड़ी उथल पुथल हो रही है, तो उसका फायदा कौन उठाएगा, फिनलैंड। और फिनलैंड ने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई अब हम, जो हमें स्वायत्त का दर्जा था, अब हम पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। चलिए, यहां तक भी कोई बात नहीं थी। अब आएगा हमारे लिए जानने वाली जो चीज है, वो है द्वितीय विश्व युद्ध। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, चूंकि फिनलैंड जो था वो स्वतंत्र हुआ था किससे, रूस से, तो कहीं ना कहीं इसको ये डर था कि रूस अपनी शक्ति का प्रयोग करके हमको वापस से अपने अंडर में ना ले ले। अब उस समय क्या है, यूएसएसआर है, यहाँ पर सोवियत संघ है। तो अब सोवियत संघ से बचने के लिए फिनलैंड जो था वो पश्चिमी देशों की तरफ ताक रहा था कि भाई हमको हेल्प करो, हमको सैन्य सहायता दो। तो यहाँ पर जो पश्चिमी देश इनकी सहायता के लिए आगे आएगा वो जर्मनी। जर्मनी का मतलब है हिटलर। तो अब हिटलर, अब यूएसएसआर किसके अगेंस्ट में है, हिटलर के अगेंस्ट में। और द्वितीय विश्व युद्ध में हारेगा कौन, जर्मनी हारेगा, हिटलर हारेगा। तो जब हिटलर हारेगा तो उसका खामियाजा फिनलैंड को भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि फिनलैंड ने अपने 10% जो क्षेत्र था, 10% जो क्षेत्रफल था, वो किसको दिया, वो यूएसएसआर को दिया, और कुछ मिलियन डॉलर्स क्षतिपूर्ति के रूप में भी इन्होंने दिए थे। तो जब 10% क्षेत्र पहले ही इनके हाथ में आ गया था, अब फिनलैंड चूंकि स्वतंत्र है पूरी तरीके से, यहां पर रूस की बात करें, यूएसएसआर का विघटन हो गया 1991 में। तो सबसे ज्यादा ऐसा बोला जाता है कि 1340 किलोमीटर, यूक्रेन से भी ज्यादा लंबी जो सीमा है, वो कौन साझा करता है, वो इनके साथ साझा करता है फिनलैंड। ठीक है, तो एक तो ये संधि के बारे में मैंने आपको बताया, 1948 में जो संधि हुई थी, इसी को बोलते हैं, जिसमें इनको 10% एरिया देना पड़ा था, और ये था। और दूसरी चीज, इनको ये भी बोला गया था, क्या, जहां पर ये वर्ड आया फिनलैंडाइजेशन के बारे में, मैं आपको संक्षिप्त
शब्दों में बता देता हूं फिनलैंडाइजेशन का मतलब क्या होता है। फिनलैंडाइजेशन का जो मतलब है वो ये होता है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, उसके सीमा पर चार पांच देश जो हैं ये बड़े छोटे छोटे से देश हैं। जो ये छोटे देश हैं वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी तीसरे देश को नहीं करने देंगे इस बड़े देश के विरुद्ध। समझ में आई चीज? ये छोटे देश जो हैं वो अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे इस बड़े देश के विरुद्ध किसी अन्य देश को। दूसरा, ये जो बड़ा देश है ये इन छोटे देशों पर कभी भी आधिपत्य स्थापित नहीं करेगा, कभी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इनको स्वतंत्र ही रहने देगा। इन पे कभी नहीं दिखाएगा कि भाई हम शक्तिशाली हैं तो इस पे कुछ निर्बंधन लगा रहा है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? फिनलैंडाइजेशन कहते हैं। दूसरा, 1948 में भाई जो फिनलैंड है इसने कभी भी इसने नहीं कहा था कि हम नाटो में शामिल होंगे। तो इनको रूस ने यह भी बोला था कि आप नाटो से दूर ही रहिएगा, नाटो में शामिल मत होइएगा, बाकी आप स्वतंत्र देश हैं, हम आप पे भी कोई अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करा और जिस तरीके से जो भयावह तस्वीरें सामने आई, हम लोगों ने देखा किस तरीके से कीव के अंदर की इमारतों की बात करें या वहां के लोगों की बात करें, लोगों पे जो आर्मी ने अत्याचार करे, ये सारी जो भयावह मार्मिक तस्वीरें आई उसको देखते हुए सबसे ज्यादा डर किसको होगा? इनके पड़ोसी राज्यों को, यानी कि फिनलैंड की बात करें, स्वीडन की बात करें। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है। इन लोगों ने नाटो को बोला कि भाई हमारे साथ वो व्यवहार ना हो जो यूक्रेन के साथ हुआ है। हमारे पास तो अपनी मिलिट्री भी नहीं है इतनी ज्यादा, ना ही हम सैन्य खर्च करते हैं, तो हमारे साथ जब यूक्रेन के साथ उसने ऐसा व्यवहार करा है तो हमारे साथ वो क्या करेगा, हमारे नागरिकों के साथ क्या करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बना है कि ये लोग चाहते हैं कि नाटो की सदस्यता इनको मिल जाए। अच्छा, आक्रमण से पहले का मतलब है कि जब यूक्रेन पे आक्रमण से पहले एक इनके बीच में फिनलैंड के लोगों पर एक सर्वे कराया गया था, तो उसमें ऐसा माना गया कि 25% लोग ही चाहते थे कि भाई नाटो में शामिल हो। ऐसा कोई इनकी डिमांड नहीं थी कि हमें नाटो में शामिल होना है। परंतु आक्रमण के बाद जिस तरीके की भयावह स्थिति सामने आई, भयावह तस्वीरें सामने आई, तो वहां पे 76% लोग, अब 76% लोग जो हैं फिनलैंड के चाहते हैं कि हमको किसकी सदस्यता मिल जाए? नाटो की सदस्यता मिल जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह भी चीज है कि छोटे जो देश हैं वो रूसी सैन्य शक्ति से डर रहे हैं। अब देखिए नाटो की सदस्यता मिलने का अर्थ क्या होता है, नाटो का मतलब क्या है। देखिए नाटो जो संगठन था, जब आपको पता होना चाहिए शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध में दो ही शक्तियां हैं, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच में जो शीत युद्ध है, तो उसमें जो अमेरिका है उसने क्या करा है, छोटे छोटे से जो पश्चिमी देश हैं उनका अपने को सपोर्ट लेना स्टार्ट करा। तो एक संगठन बनाया और वो किसके अगेंस्ट में इस्तेमाल करेगा? यूएसएसआर के अगेंस्ट में। तो वही होता है नाटो। तो नाटो का निर्माण ही हुआ है इस वजह से कि कभी भी जो रशिया है उसकी सैन्य ताकत को संतुलित करा जा सके। अब नाटो की सदस्यता का अर्थ क्या होता है कि नाटो में एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो में आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल कितने सदस्य हैं नाटो के? 30 सदस्य। इनका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ेगा? इनका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। 30 जो देश हैं, इन 30 देशों में किसी भी देश के ऊपर अगर आक्रमण करा जाएगा तो वो पूरे नाटो पर आक्रमण समझा जाएगा। ये आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। इसलिए अगर जो फिनलैंड है, वो स्वीडन है, वो अगर नाटो को शामिल ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि नाटो अगर उन पे कभी भी धोखे से रूस ने आक्रमण किया तो वो इन पूरे 30 देशों पर आक्रमण करा जाएगा और ये 30 देश इस फिनलैंड और स्वीडन की सहायता के लिए आगे आ जाएंगे। तो पहला तो एक ये इच्छा है इन दो देशों की। दूसरा, जो बाल्टिक सागर है, ठीक है, अब जैसा मैंने आपको अभी मैप दिखाया था, मैं फिर से एक बार मैप दिखा दूंगा। तो बाल्टिक सागर में जो नाटो का प्रभुत्व है वो भी बढ़ेगा, जिससे कि जो रूस की वहां पर एक मुश्त शक्ति है उस पर भी कहीं ना कहीं संतुलित करने का काम नाटो वहां पर करेगा। ये देखिए, अब ये है, मैंने आपको बताया नॉर्वे। नॉर्वे पहले से ही नाटो का पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्वीडन है और ये फिनलैंड है। फिनलैंड की सबसे ज्यादा सीमा, बड़ी सीमा जो है लगती है रूस के साथ। तो कहीं ना कहीं रूस को यह भी डर है कि भाई 1340 किलोमीटर, यानी कि फिनलैंड जब भी नाटो में शामिल हो गया तो सोचिए नाटो के जो सैन्य अड्डे हैं वो यहां तक आ चुके होंगे, इतनी बड़ी सीमा में आ चुके होंगे। और इतनी बड़ी सीमा कभी भी नाटो के किसी देश के साथ रूस की साझा नहीं करती है। ये बाल्टिक सागर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कौन सा सागर है?
मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये वाला जो एरिया है वो क्या है, वो बाल्टिक सागर है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये बेलारूस है, ये काफी हद तक न्यूट्रल रहता है। ये है यूक्रेन, यूक्रेन भी देखिए सीमा साझा करता है। अब देखिए इसमें रूस ने क्या प्रतिक्रिया करी है, तो रूस ने एक टुक ये बोल दिया है कि भाई आप लोग, हम अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने में एक सेकंड के लिए नहीं सोचेंगे। अगर फिनलैंड ने, ये देखिए ये हैं फिनलैंड की पीएम, ठीक है, सना मरीन, ये हैं स्वीडन की पीएम एंडरसन। पुतिन ने यहां पर साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में बोल दिया है कि हम लोग सैन्य हमला करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। यहां पर एक देश आता है तुर्की। तुर्की ने अपनी एक बड़ी अजीब प्रतिक्रिया दी है। तुर्की चूंकि खुद मेंबर है नाटो का, परंतु इसने ये कहा है कि जो स्वीडन और फिनलैंड हैं, ये भविष्य में ये नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, मैं इनको सदस्य नहीं बनने दूंगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, भाई तुम खुद ही नाटो के सदस्य हो, तुम क्यों नहीं बनने दे रहे हो? तो देखिए एक नाटो में आर्टिकल है, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में यह कहा जाता है कि जो 30 सदस्य देश हैं नाटो के, उसमें से अगर एक भी देश ये कह देगा कि भाई जो नया देश है, मान लो कोई एक्स देश है, वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर एक देश ने भी, इन 30 में से एक देश ने भी कह दिया कि भाई एक्स के लिए हम सहमत नहीं हैं कि वो नाटो को ज्वाइन करे, तो एक्स को नाटो नहीं ज्वाइन करने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही तुर्की इसी आर्टिकल 10 का इस्तेमाल करना चाहता है फिनलैंड और स्वीडन के विरुद्ध। इनका यह कहना है कि देखिए तुर्की में क्या है, एक मिलिटेंट काम करते हैं जिनको बोलते हैं कुर्दिश आतंकवादी, ठीक है। तो ये बहुत समय से 1978 से तुर्की है, उसके अंदर ये लोग सरकार के विरुद्ध छिटपुट जो संघर्ष है वो करते रहते हैं। अब एर्दोगन का ये कहना है कि ये जो कुर्दिश आतंकवादी हैं, इनको सपोर्ट कौन करता है? फिनलैंड और स्वीडन। चाहे धन की बात करें या इनको शरण देने की बात करें। कई बार ऐसा होता है कि ये जो कुर्दिश आतंकवादी हैं, ये तुर्की में हिंसात्मक कार्यवाही करके और वापस कहां पे छिप जाते हैं? वापस छिप जाते हैं फिनलैंड में जाके, स्वीडन में जाके। तो इनको शरण देने का काम भी कौन करता है? ये दोनों देश करते हैं। इस वजह से तुर्की नहीं चाहता कि भाई ये दोनों देश जो हैं वो नाटो के सदस्य बने। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 10 की हेल्प लेके इन दोनों देशों के सामने एक रोड़ा स्थापित करना चाहते हैं। आगे की राह देखिए क्या है। यदि जिस तरीके से रूस ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे घटनाक्रम में, उसने यहां तक भी बोला है कि भाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हमने 1993 में ही छोड़ दिया था, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम आप पे अटैक करने से पहले एक बार सोचेंगे। यहां पर देखिए एक आपको चीज सोचने वाली ये होगी कि ये है रशिया, यहां पर है मान लीजिए फिनलैंड, ये है यूक्रेन, तो ये दो तरफा वार है। मान लीजिए यूक्रेन के साथ तो जो उसका वॉर चल ही रहा है, अभी इस पक्ष में भी अगर वॉर होने लग गया, फिनलैंड के साथ उसका युद्ध होने लग गया, तो जब दो पक्षों की तरफ रशिया युद्ध करेगा ना, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नाभिकीय हथियारों का भी इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि देखिए दो तरफ युद्ध में अगर कोई देश बिजी हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर आर्थिक संकट भी आ रहा है और दूसरा मनोवैज्ञानिक संकट भी है। मनोवैज्ञानिक की उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, झुल्लाहट में वो नाभिकीय हथियारों का भी प्रयोग कर सकता है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई हम नाभिकीय हथियार पहले यूज नहीं करेंगे, मगर इन्होंने इसको छोड़ दिया है। जब ये खुद कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाभिकीय हथियारों के हमले का खतरा भी बना रहता है। तो ये सोचना होगा नाटो को भी और ये सोचना होगा फिनलैंड और स्वीडन को भी कि आगे जो भी वो लोग कदम उठाएंगे तो इस चीज को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चूंकि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं ये एक मिलिट्री न्यूट्रल देश हैं, ये अपने पास खुद की मिलिट्री रखते नहीं हैं, बहुत कम खर्चा करते हैं, इनके पास इतने संसाधन भी नहीं है। यूक्रेन के पास तो फिर भी बहुत संसाधन थे, उसने एक बहुत अच्छी टक्कर दी रूस को, परंतु ये कहां तक सरवाइव कर पाएंगे इस बारे में इनको जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, जैसा भी इसमें आगे कोई न्यूज आती है तो हम आपके लिए वो चर्चा लेकर आएंगे। मैं आशा करता हूं आपको मैंने सरल शब्दों में जो चीज समझाने की कोशिश करी होगी वो आपके अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करा करिए, कमेंट जरूर करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले सत्र में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, घर में स्वस्थ रहिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।